एक तरफ अमेरिका का गुस्सा तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का जलवा। लो भाई, बन गया G20 ब्लॉकबस्टर। जी हां दोस्तों, G20 समिट 2025 इस साल किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार G20 के एजेंडा को लेकर के पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई है। एक खेमा डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा खेमा सिरिल रामाफोसे को सपोर्ट कर रहा है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है G20 की कि किसी देश ने इतना स्ट्रांगली बॉयकॉट किया है G20 समिट को। और जैसे ही यूएस ने G20 समिट को बॉयकॉट कर दिया, पूरा का पूरा G20 का माहौल जो है डिप्लोमेटिक बन गया, एनवायरमेंट डिप्लोमेटिक बन गया, एक टेंस्ड माहौल क्रिएट हो गया, क्योंकि पहली बार इस तरीके से घोर विरोध किया गया है यूएसए के द्वारा G20 का। तो पूरी की पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं, कहां से शुरुआत होती है। देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया कि भाई हम यहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इनसे पूछा गया कि जनाब आखिर क्या समस्या है, आप G20 जैसे समिट में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चिंताएं जताई, या यूं कह लिए शिकायतें बताई। जिसमें पहली शिकायत क्या है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई जो साउथ अफ्रीका है ना, व्हाइट अफ्रीकन को मार रहा है। साउथ अफ्रीका आपको पता है, जिसमें ब्लैक्स और व्हाइट्स को लेकर के, यानी गोरे और कालों को लेकर के बहुत पहले से लड़ाई चली आ रही है। ये वही लड़ाई है जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई थी और खत्म भी कर दिया था। इस लड़ाई को आप लोगों ने सुना होगा तो अपार्थेड के नाम से जानते थे, यानी अपार्थेड को नेल्सन मंडेला ने खत्म कर दिया था। अब वो लड़ाई नहीं रही। तो उस समय में जो व्हाइट्स का वर्चस्व था, गोरों का वर्चस्व था, उन्होंने बहुत सारी जमीनें काले लोगों की हड़प ली थी। तो अभी साउथ अफ्रीका में एक कैंपेनिंग चलाई गई है सरकार के द्वारा कि देखो, जो जमीनें इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप लोगों ने हड़प ली थी, उनको उनके असली मालिक को दे दिया जाए, यानी गोरों से जमीन जो इलीगली गोरों के पास थी छीन करके ब्लैक्स को दे दिया जाए, जो उनके असली हकदार है। ये कैंपेनिंग चलाई जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि भैया आप तो व्हाइट यानी गोरों लोगों को मार रहे हो, उनका किलिंग कर रहे हो, उनकी जमीनें छीन रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी को छीन रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है, जबकि असली मुद्दा न्याय का है। भाई भाई किसी और की जमीन आप छीन के हड़प कर रखे हो तो देना पड़ेगा ना। ये तो इंडिया में भी होता है। इंडिया में भी अगर कोई हमारी जमीन को क्लेम कर ले तो हम उसको वापस ले सकते हैं। ये तो वही तो साउथ अफ्रीका कर रहा है, कहां गलत कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये गलत है। अब देखें डोनाल्ड ट्रंप ने ईडीआई यानी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन के एजेंडा को साफ नकार दिया है। अभी G20 में जो मेन एजेंडा रखा गया है, मेन उद्देश्य, पर्पस जो रखा गया है G20 समिट का, वो रखा गया है साउथ अफ्रीका की तरफ से डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन। अब ये क्या होता है, क्यों रखा गया, आपको अच्छी तरह पता है। अफ्रीकन कंट्रीज है ना, वो बहुत पुअर हैं, यानी कि बहुत गरीब हैं, गरीबी रेखा में बहुत नीचे की तरफ आती हैं। तो भाई यहाँ पे रामाफोसा साहब का जो चिंता है वो काफी ज्यादा जायज है कि नहीं यार, देखो हमें ना गरीबी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोशिशें करनी पड़ेंगी, ऐसे फ्रेम करने पड़ेंगे पॉलिसीज को। G20 के मीटिंग में उन्होंने ये बात रखी। ठीक है, किसने, सिरिल रामाफोसा ने, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बात रखी। और उन्होंने क्या बोला, हम लोग ईडी को अपनाएंगे। ईडीआई यानी कि डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता। G20 में ज्यादातर बड़े बड़े अमीर देश हैं जो कि अपना दबदबा बना के रखते हैं। नहीं सर, हमें डाइवर्सिटी लाना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, यहां पे विविधता लानी पड़ेगी। गरीब देश हो या अमीर देश हो, सभी को यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा, सभी के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, सभी की बात करनी पड़ेगी, सभी को न्याय देना पड़ेगा। यह कहा किसने, साउथ अफ्रीका ने। इक्वालिटी की बात करें यानी इक्विटी की बात करें तो इक्वालिटी में क्या होता है, सबको बराबरी का दर्जा दो, गरीब नेशन हो अमीर नेशन हो, सबको बराबरी का दर्जा दो, सबको बराबर की सीट मिलनी चाहिए G20 में। तीसरा इंक्लूजन, यानी कि सबको लेकर के साथ में चलो, ऐसा साउथ अफ्रीका ने कहा है। साउथ अफ्रीका का देखिए एक ही एजेंडा है, एक ही पॉइंट है साउथ अफ्रीका का। देखिए ग्लोबल साउथ में जो बहुत सारे देश है ना, इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि यार उनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा गूगल पे, टीवी वगैरह में, जब भी बहुत ज्यादा
ज्यादा अत्यंत गरीबी दिखानी होती है ना तो साउथ अफ्रीकन नेशंस को दिखाते हैं। इतना ज्यादा वहां पे गरीबी है, रोटी कपड़ा मकान जो कि बेसिक नेसेसिटीज होती हैं साउथ अफ्रीका में अवेलेबल नहीं है भाई, नहीं है। और दूसरे देश गिद्ध कौवों की तरह उनको नोचने के लिए खड़े रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना की बात कर लो आप। चाइना हमेशा उन देशों को लूटने की कोशिश करता रहता है, उन देशों को डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता रहता है, कर्ज देता है और उस कर्ज के जाल में फंसा लेता है। इस तरीके की समस्याएं तभी सॉल्व होंगी जब यहां पे डाइवर्सिटी आएगी, यानी कि सभी मिलकर के डिसीजन ले, अमीर देशों गरीब देशों, सभी देशों के मुद्दे को, सभी देशों के कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, इक्वालिटी, सबको बराबरी का दर्जा मिले और यहां पे इंक्लूजन, आदमी हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको एक साथ में लेके चला जाए तो ही ग्लोबल साउथ के जो गरीब देश है, साउथ अफ्रीका के जो गरीब देश हैं, उनकी मदद हो पाएगी। ऐसा कहा है किसने? सिरिल रामाफोसे ने, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। ठीक है, अब इसके खिलाफ में बयान दिया है किसने? जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब बोला कि नहीं, मैं नहीं मानता, ये जो आप लोग बोल रहे हो ना डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूजन, ये सिर्फ आप लोगों के प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है? यूक्रेन का वॉर चल रहा है। रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है ना, वो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। समझिए आप, रोटी कपड़ा मकान गया भाड़ में, सबसे पहले यूक्रेन को रोक लो भैया, यूक्रेन को और रशिया के युद्ध को रोक लो, मैं इस फेवर में हूं। ये बोलते हुए इस पॉइंट को भी खारिज कर दिया किसने? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अब देखिए, जो पूरा देश है ना, वो साफ तौर पे साउथ अफ्रीका के साथ खड़ा है। इसीलिए खड़ा है क्योंकि देखो, रोटी कपड़ा मकान सबसे ज्यादा जरूरी है, सभी को भी समझ में आ रहा है। लेकिन रशिया और यूक्रेन वॉर में ये अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अपने हीरो बनने की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, हीरो बनना चाह रहे हैं। वो पूरी दुनिया में पीस, शांति स्थापित करने वाले लीडर के रूप में उभर के सामने आना चाहते हैं। इसका प्रायोरिटी में उसको रख रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी में वो नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया का मानना है, G20 के सारे देशों का मानना है ये। लेकिन यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोला, मैं इसलिए नहीं आऊंगा भैया, आप लोग DEI इनको सपोर्ट कर रहे हो। उनका यह कहना है कि भैया जो आप DEI बता रहे हो ना, एंटी व्हाइट है, व्हाइट लोगों के खिलाफ है। क्योंकि DEI में क्या बात किया गया है? इक्वालिटी की बात की गई है। तो गोरे भैया अमीर है तो हैं, अब ब्लैक्स गरीब हैं तो हैं, इनको आप अगर उनकी जमीनें लेकर के आप काले लोगों को दोगे तो भैया व्हाइट लोगों के साथ तो वो हो रहा है ना, अन्याय हो रहा है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। डिस्क्रिमिनेटरी, आप भेदभाव कर रहे हो गोरों और कालों के बीच में, अमीर देशों और गरीब देशों के बीच में। आप, अमीर इसलिए अमीर बना है क्योंकि मेहनत किया उसने, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अमीर और गरीब के बीच में। ठीक है, तो ये सब कुछ कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया यहां पे आने से। ठीक है, अब देखिए यूएस क्या बोल रहा है। जो साउथ अफ्रीका है ना, उसने जो साउथ अफ्रीका है, G20 की प्रेसिडेंसी को अच्छे से हैंडल नहीं किया है। उसने सिर्फ और सिर्फ क्या, ग्लोबल साउथ के देशों के हित के बारे में बात कर रहा है और वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनके हित के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं भैया यहां पे नहीं आऊंगा, ना ही मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव यहां पे आएगा। चलिए ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। नहीं आए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आए इसका मतलब ये थोड़ी है कि G20 की मीटिंग ही कैंसिल कर दी जाएगी, G20 चलेगा ही नहीं। चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा। और एक रूल है, जब भी G20 या कोई भी इंटरनेशनल समिट खत्म होता है तो एक फाइनल डिक्लेरेशन दिया जाता है। फाइनल डिक्लेरेशन का मतलब यहां पे बच्चों क्या होता है? जो फाइनल एक पर्चा तैयार किया जाता है जिसमें फाइनली जो डिबेट डिस्कशन किए हुए जो सारे के सारे आपके मुद्दे हैं वो लिखे जाते हैं कि हम गरीबी कैसे दूर करेंगे, जो डेवलप्ड नेशन है वो कैसे अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग नेशन की हेल्प करेंगे, शिक्षा पे हम लोग किन किन देशों में काम करेंगे, इंडस्ट्रीज में हम किन किन देशों में काम करेंगे। मतलब फाइनल एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल डिक्लेरेशन। तो फाइनल डिक्लेरेशन तैयार हो गया, नो डाउट। ठीक है, कहां पे तैयार हुआ है? G20 के समिट जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रहा है। G20 का पूरा फाइनल डिक्लेरेशन तैयार हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट डिक्लेरेशन। जॉइंट डिक्लेरेशन क्यों कहते हैं? जॉइंट डिक्लेरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे सभी देश मिल करके सिग्नेचर करते हैं और सारे के सारे देश मिल करके यहां पे बात करते हैं। और ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन है ना, सभी मिल करके इसमें सिग्नेचर करेंगे, सहमत होंगे। तो यहां पे पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन हमेशा कब होता था? लास्ट डे होता था। जब भी लास्ट दिन होगा ना, ठीक है, मीटिंग का, ठीक है, समिट का, उस दिन डिक्लेरेशन होता था, जॉइंट डिक्लेरेशन। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट डे हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जॉइंट डिक्लेरेशन कब हुआ है? फर्स्ट डे ऐसा हुआ है। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि देखो भाई, ये तो आप लोग प्रोटोकॉल तोड़ रहे हो, नियम तोड़ रहे हो G20 का, कि भाई आखिरी दिन होना चाहिए सब कुछ डिबेट डिस्कशन करने के बाद, और ये आप पहले ही दिन कर रहे हो।
ये तो आप प्रोटोकॉल तोड़ रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही भी है। लेकिन जो जितने भी सारे देश हैं उनका ये कहना है कि भैया वो प्रोटोकॉल कहां तोड़ रहा है, हो सकता है कि लास्ट डे होना चाहिए था, मान रहे हैं, लेकिन जितने भी देश हैं G20 में गए हुए हैं उन सबके सिग्नेचर के बिना फाइनल डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ है। यानी कि अगर साउथ अफ्रीका ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, बताए हैं, तो हमने उससे एग्री किया है, इसलिए वो पूरा पूरा डॉक्यूमेंट साइन किया गया है, तो इलीगल नहीं है, गैर कानूनी है सब। हाँ, आप ये कह सकते हो आखिरी दिन होना चाहिए था। और यहां पे जो आपका सिरिल रामाफोसा साहब हैं साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अगर ग्लोबल साउथ को बढ़ावा देने की बात की है तो बिल्कुल सही किया है। इसलिए सही किया है क्योंकि यहां पे इतनी गरीबी है कि सबसे पहले हमको पूरी दुनिया में यहीं पे गरीबी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ये कहा गया है पूरे देशों के द्वारा। यानी कि पूरे देशों ने समर्थन दिया है यहां पे साउथ अफ्रीका को। लेकिन ट्रंप साहब हैं काफी ज्यादा नाराज हैं। तो ट्रंप साहब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर ऐसा ही है तो इसको आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन क्यों बोल रहे हो? ठीक है, पहले ही दिन आप आओ और सिग्नेचर करवा लो सबसे, इसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन मत बोलो, क्योंकि यहां पे एक तो मैं नहीं हूं, ज्वाइंट का मतलब क्या होता है सारे मेंबर सिग्नेचर करे तब ना, मैं तो हूं ही नहीं वहां पे। ठीक है, और मेरे साथ के कुछ और भी देश हैं जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, और प्रेजेंट है तो खिलाफ में साइन कर रहे हैं, आप इसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन कैसे बोल रहे हो सर? ठीक है, आप इसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन मत बोलो, इसे आप चेयर्स स्टेटमेंट कहो। चेयर स्टेटमेंट का मतलब होता है जो अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा हुआ है उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, उसी स्टेटमेंट पे सभी ने सिग्नेचर कर दिया। तो यहां पे यूएसए ने बोला है कि देखो सर आप इसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन तो कहो ही मत, इसको आप क्या कहो, चेयर्स स्टेटमेंट के नाम से बुलाओ, ताकि पूरी दुनिया को क्लियर हो कि यहां पे सभी शामिल नहीं है, ये आपका अपना खुद का डिसीजन है। अब साउथ अफ्रीका तिल मिलाया, एक तो तुम आए नहीं, दूर बैठे बैठे बकैती कर रहे हो हमारे साथ, हैं? आओ डिस्कस करो, डिबेट करो, तब तो माने तुम्हारी बात। ठीक है, ग्लोबल पावर तो कुछ भी बोल दोगे हैं और मान लेंगे क्या? नहीं, G20 का जो प्रेसिडेंटशिप है मेरे पास हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है, और ये सही तरीके से हो, न्यायपूर्ण तरीके से हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। यूएस साहब, ट्रंप साहब आप आओ या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे साउथ अफ्रीका ने साफ अपना यहां पे साफ तरीके से स्ट्रांगली बोला है, और क्या बोला? वी विल नॉट बी बुलिड। साउथ अफ्रीका ने साफ कहा है भैया हमको बुली करने की कोशिश मत करो, हमको दबाने की कोशिश मत करो, हम दबने वाले नहीं है, हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। और रही बात डिक्लेरेशन की, फाइनल डिक्लेरेशन की, फाइनल पर्चे की, तो भैया सबका कंसेंसस है, सारे देशों ने मिलकर सिग्नेचर किया है और ज्वाइंट डिक्लेरेशन ही है, इशू हो चुका है और आपको मानना पड़ेगा। और एक और बात बताएं सर, आप यहां पे आए नहीं, आपका इनपुट नहीं गया, उसके अंदर आपके विचारधाराएं नहीं शामिल की गई, हमारी गलती नहीं है। आप यहां पे आते और अपनी बात रखते, तब हम मानते हैं ना आपकी बात को। ठीक है सर, चलिए अब देख लेते हैं ऐसा क्या था डिक्लेरेशन में कि यूएस ने उसको ऑब्जेक्ट किया। यूएस मान भी तो सकता था, यूएस ने क्यों ऑब्जेक्ट किया, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन में कुछ इस तरीके के फ्रेजेस दे रखे थे जिसको ट्रंप ने साफ तरीके से निकाल दिया। पहला डिक्लेरेशन में क्या था? क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस थ्रेट। यहां पे ट्रंप ने बोला, यहां पे G20 में बोला गया कि भाई क्लाइमेट जो है, ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट जो है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, एनवायरमेंट खराब हो रहा है हमारा। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भाई एनवायरमेंट, क्लाइमेट, ये कहां से सबसे बड़ा मुद्दा हो गया? पहला मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हो रहा है रशिया का और यूक्रेन का वॉर। किसका? रशिया का और यूक्रेन का वॉर जो है ना, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप लोग उस पर ध्यान दो सर। ठीक है, सबसे पहले मैं नहीं मानता कि क्लाइमेट सबसे बड़ा वो आपका प्रॉब्लम बन रहा है, और अगर क्लाइमेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है तो यार हम अमीर देश जैसे यूएस वगैरह हो गए, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अमीर देश, वही क्यों क्लाइमेट के लिए सबसे ज्यादा पैसे भरे? सबसे ज्यादा हम लोगों को ही कार्बन एमिट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये तो गैर कानूनी हुआ ना, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये तो भेदभाव हुआ। भाई जो देश डेवलप नहीं हो पा रहे हैं इसमें हमारी क्या गलती है? क्लाइमेट को आप लोगों ने मुद्दा बना दिया। क्लाइमेट को मुद्दा हम नहीं मानते, इसलिए जब भी क्लाइमेट पे सही तरीके से डिसीजन लेने की बात होगी, जब भी क्लाइमेट में कार्बन एमिशन की बात होगी, सबसे पहले अमेरिका जैसे बड़े देशों को क्या बोला जाएगा? तुम लोग कार्बन कम करो, तुम लोग इंडस्ट्रीज कम लगाओ, तुम लोग ये करो, मतलब सबसे पहले अमीर देशों पे रोक लगेगी। मैं नहीं मानता भाई साहब ये क्लाइमेट वाला मुद्दा, ये अमीर लोग देशों के साथ भेदभाव कर रहे हो आप लोग। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, यहां पे आपको पता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे उन्होंने मेल फीमेल तक तो ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को, जो कि आपका गे हो गए, लेस्बियंस हो गए, या आपका LGBTQ हो गए, इनको साफ मान्यता देने से मना कर दिया था। स्पोर्ट्स में भी इनको अलाउ नहीं किया गया था, यहां तक कि उनको वीजा भी नहीं दिया था। लेकिन यहां पे इक्वालिटी की बात की गई है G20 के डिक्लेरेशन में, तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोला हम ये भी नहीं मानते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेट क्राइसिस है, डेट क्राइसिस इस डिक्लेरेशन में
में दिया हुआ है। G20 का जो फाइनल मीटिंग, फाइनल कंक्लूजन उसमें डेट क्राइसिस दिया हुआ है। डेट क्राइसिस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे देश एक कर्ज के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उन चक्रव्यूह से उन सारे गरीब देशों को निकालना, ये बोला गया है यहां पे। ठीक है, ये बोला गया है यहां पे जो आपका G20 का फाइनल डिक्लेरेशन है। अब सवाल यह आता है कि सर ये लोन कौन देता है? तो सबसे बड़ा लोन देने वाला है चाइना। किसको दे रहा है? तो गरीब देशों को दे रहा है। और जो गरीब देशों को चाइना ने लोन दिया हुआ है और वो गरीब देश क्या है, नहीं चुका पा रहे हैं लोन, तो चाइना क्या करता है? उनकी जमीनों को हड़प लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे श्रीलंका को चाइना ने लोन दिया, ये कह के अरे अपा दोनों तो एकदम भाई भाई हैं, टेंशन ना ले तू, ठीक है, टू ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, ये वाला डायलॉग बोल के चाइना ने क्या किया? गले लगाया श्रीलंका को और लोन दे दिया खूब सारा। अब श्रीलंका को बोला कोई बात नहीं, जब मर्जी वापस कर दिया, टेंशन ना ले। लेकिन जैसे ही कमजोर पड़ा श्रीलंका, चाइना ने सीधा धावा बोल दिया लोन दे हमारा। ठीक है, अब श्रीलंका कहां से लोन देगा भाई, वापस कैसे करेगा? तो चाइना ने बोला कोई बात नहीं, तू तो अपना भाई है, लोन मत दे, वापस मत करे, काम करना, तेरा कोई पोर्ट या कोई जगह मुझे दे दे। समझ रहा है? वो जगह वेगह तू मुझे दे दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं तेरी जगह ले लूंगा। और इस तरीके से हम्बन टोटा एक पोर्ट हुआ करता था श्रीलंका का, जो कि चाइना ने हथिया लिया। इस तरीके से गरीब देशों का शोषण कर रहा है कौन? चाइना। उनको डेट ट्रैप में यानी कर्ज के जाल में फंसा रहा है कौन? चाइना। और ये वाला जो और इस चाइना के कर्ज से निकालने के लिए ये डिक्लेरेशन G20 में रखा गया है कि भैया चाइना बहुत ज्यादा अपना मिसयूज कर रहा है पावर का, छोटे छोटे देशों को फंसा करके। तो ये डिक्लेरेशन में साफ कहा गया है कि उन देशों को बाहर निकालो, उन देशों को उस कर्ज के जाल से बाहर निकालो, यानी कि माफ कर दो यार, लोन माफ करवाओ चाइना से। लोन या तो माफ करवा दो या फिर इजी इंस्टॉलमेंट कर दो, ब्याज जो है वो बहुत ही कम करवा दो, या फिर ब्याज लो ही मत, कुछ इस तरह का काम करवाओ, या फिर G20 के सारे देश मिल करके क्या करें, उन देशों की मदद करें लोन चुकाने में। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है? अच्छा ये डेट क्राइसिस, वो जो गरीब देश हैं, ठीक है, उनको लोन किसने दिया है? चाइना ने दिया है ना, और चुकाएंगे सारे के सारा G20 देश। और हीरो कौन बनेगा? चाइना। चाइना ने लोन दिया था, देखो उगांडा को चाइना ने लोन माफ कर दिया, चाइना ने लोन दिया ही नहीं है, मतलब चाइना ने लोन वापस ही नहीं लिया। देखो उस देश को चाइना ने लोन दिया था, चाइना, भाई हीरो कौन बन रहा है? चाइना हीरो बन रहा है। ठीक है, और चाइना का हीरो बनना किसी भी तरीके से मंजूर नहीं होगा, किसको? यूएसए को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को। आपको पता है दोनों में 36 का आंकड़ा चल रहा है भाई साहब, 36 का आंकड़ा। ठीक है, या ये डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग एक दूसरे को भाई देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो कैसे ग्लोबल लीडर बनेगा चाइना और ये मंजूर होगा ये यूएसए को? तो यहां पे सारे के सारे डिक्लेरेशन को साफ तौर पे नकार दिया गया है यूएसए के द्वारा, और ये पूरे डिक्लेरेशन को, ठीक है, एक वोक एजेंडा के रूप में दिखाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि भैया कुछ नहीं है, तुम लोगों का बेकार का एजेंडा है, चाइना को फायदा पहुंचाने वाले हो तुम लोग, और मिलजुल कर चाइना को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि चाइना यहाँ पे ग्लोबल पावर बनेगा और हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। यही है ना आप लोगों का वोक एजेंडा है भाई साहब, मैं सब समझता हूं। ये सब कुछ बोल के क्या किया, वापस अपना समर्थन, खैर वापस क्या लिया, समर्थन दिया ही नहीं था। ये पूरे डिक्लेरेशन को नकार दिया है आपका डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। ठीक है, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप को इतनी शक्ति कहां से मिल रही है, ऐसी मतलब क्या है, क्या कौन सी ऐसी शक्ति है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना सारा डिसीजन लेने पे मजबूर कर रही है या फिर उसको पावर दे रही है? देखिए बहुत सारे कंट्रीज उसके साथ पहले से ही हैं, बहुत सारी कंट्रीज उसके साथ पहले से ही हैं। ठीक है, जैसे कि नाटो की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि नाटो की अगर हम बात कर रहे हैं तो नाटो की सारी कंट्रीज, नाटो का तो खैर एक सिक्योरिटी स्टाइल ही है कि अगर किसी एक कंट्री के खिलाफ कोई कंट्री जा रही है तो ऐसा माना जाएगा नाटो के सारे मेंबर्स के खिलाफ वो कंट्री जा रही है, तो नाटो के सारे मेंबर्स मिल करके उस कंट्री का साथ देंगे। ठीक है, तो ये तो है ही। तो अभी क्या है, बहुत सारे देश यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन सबसे बड़ा नाम आता है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना का G20 में नो डाउट अर्जेंटीना के रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं, G20 को अर्जेंटीना ने नकारा नहीं है, वहां पे गया है अर्जेंटीना। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट जेवियर जो मिली साहब हैं, उन्होंने अपना पूरा दस्ता भेजा है, वहां पे गए हैं रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन उसने बॉयकॉट को सपोर्ट, उसने जो यूएस का जो बॉयकॉट है, ठीक है, उसको सपोर्ट भी किया, बोला कि भाई ठीक है, उन्होंने जो बॉयकॉट किया है उनकी मर्जी है बॉयकॉट करना, लेकिन मैं यहां पे आऊंगा और मैं यहां पे आकर के G20 में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। ठीक है, तो
बॉयकॉट को उन्होंने सपोर्ट किया है, नो डाउट, ठीक है। और इसी वजह से शायद जेवियर मिली साहब खुद प्रेजेंट नहीं हुए G20 की मीटिंग में, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए हैं, यानी कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया है, ठीक है। दो भाई दोनों तबाही। लेकिन आगे देखेंगे, उन्होंने जो भी डिक्लेरेशन दिया गया है, जो आपका G20 के द्वारा जो फाइनल एक रिपोर्ट तैयार की गई है G20 के द्वारा, उन्होंने बोला है कि ठीक है यार, मैं आपके डिक्लेरेशन को, G20 के डिक्लेरेशन को ब्लॉक नहीं करूंगा, ठीक है, मैं ब्लॉक नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आपने ये बड़े ही गलत तरीके से डिक्लेरेशन दिया है, क्योंकि यूएस इसमें शामिल नहीं था, उसके मर्जी के बिना आप लोगों ने, उसकी सहमति के बिना, उसके सिग्नेचर के बिना आप लोगों ने डिक्लेरेशन दिया है। तो भैया मैं इसको अनकंफर्टेबल कह रहा हूं, बट हाँ ठीक है, G20 ने कर दिया है तो मैं आपके साथ हूं, ये सब कुछ बोल करके देखिए किस तरीके से अर्जेंटीना बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है G20 के मुद्दों के बीच में, यूएस और साउथ अफ्रीका के बीच में, ठीक है बच्चों। चलिए, अब ये पूरा पूरा मुद्दा चल रहा है, डिबेट चल रही है, मामला गरमाया हुआ है, और आखिरी समय आ चुका है किसका, G20 का, यानी कि 23 तारीख को, जो लास्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। रात को बहुत देर तक मैं देखता रहा कि यार कब मीटिंग खत्म हो, कब मैं इसका पूरा पूरा आपको डिटेल प्रोवाइड कर पाऊं। तो एक लास्ट इवेंट होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैवल सेरेमनी, गैवल सेरेमनी। गैवल सेरेमनी क्या मतलब होता है कि जो अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है, जैसे कि साउथ अफ्रीका है प्रेजेंट में, वो आने वाले प्रेसिडेंट को, जैसे कि यूएस अगला प्रेसिडेंटशिप करने वाला था, एक हथौड़ा देगा लकड़ी का, ऐसे इज्जत से पेश करेगा। इसका मतलब क्या है कि सर अभी मेरे पास ये प्रेसिडेंटशिप है, ये प्रेसिडेंटशिप अगली वाली जो होने वाली मैं आपको सौंप रहा हूं। तो यूएस अगला प्रेसिडेंट होने वाला था, और उसी में जो हथौड़ा, एक अथॉरिटी के रूप में हथौड़ा दिया जाना था यूएस को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप आए ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप आए ही नहीं। तो भैया गेवल सेरेमनी में या फिर गेवल हैंड ओवर में हथौड़ा अथॉरिटी वाला किसको दिया जाएगा, तो ये सवाल उठा। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप को बोला गया कि सर आप आए नहीं, अब किसको दिया जाए, प्रेसिडेंटशिप तो आपकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि ऐसा है, देखो बच्चों, मैं नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे नहीं आना यहाँ पे, एक काम करो, ठीक है, मैं अपनी एम्बेसी से एक जूनियर भेज देता हूं, मेरे एक जूनियर ऑफिसर को आप दे देना गवाही, ठीक है। जैसे ये स्टेटमेंट उसने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने खलबली मच गई, एकदम से खलबली मच गई कि बाप G20, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने साफ बोला, ठीक है, ये क्या बात होती है, हैं? G20 समझ रहे हो, मजाक बना रखा क्या G20 को? G20 है, बड़े बड़े नेशंस का एक ग्रुप है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी ग्लोबल सुरक्षा के लिए इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझ रहे हो इसको? आपको आना है तो आओ, हम आपके जूनियर ऑफिसर को तो नहीं देने वाले हैं। और साउथ अफ्रीका ने नहीं ही दिया, उसने बोला भाई G20 का इंसल्ट मत करो, ट्रंप साहब G20 की इंसल्ट करो, बहुत हो गया, तो उसने मना कर दिया, और ये गेवल हैंडओवर पोस्टपोन हो गया, यानी कि जो सेरेमनी थी ये पोस्टपोन कर दी गई। और देखिए आज दी जाने वाली थी, अब देखते हैं शायद दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आगे ट्रंप का ड्रामा ऐसे ही चलता रहा तो शायद ये चीजें आगे और खिंच जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब इन सब पे जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनका क्या कहना है? ग्लोबल लीडर्स सभी के सभी साउथ अफ्रीका के साथ हैं, सभी के सभी साउथ अफ्रीका के साथ हैं, ठीक है। जिसमें देखिए सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, हमारे मैक्रोन साहब हैं, फ्रांस के जो आपके प्रेसिडेंट, वो मिलकर एकदम गले लगा लगा के खुशी बरकरार कर रहे हैं उनके साथ, खुशी बयां कर रहे हैं उनके साथ। अरे रामाफोसा साहब आपने क्या कमाल कर दिया, यूएसए को एकदम मुंह तोड़ जवाब दे दिया है सर, ठीक है, बिल्कुल सही। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट रामाफोसा साहब को गले लगा करके बधाई दे रहे हैं। मैक्रोन ने बोला कि भाई ठीक है, ये हमारा कहीं ना कहीं एक यूनिटी को दिखा भी रहा है, लेकिन हाँ, जो ग्लोबल डिवीजन भी एक सामने आ चुका है कि दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है, ये भी एक पॉइंट आपको मानना तो पड़ेगा सर। जापान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूके हो गया, सभी ने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो मुद्दा था बेसिक लेवल का था, गरीबों के लिए था, रोटी कपड़ा मकान के लिए था, देशों को कर्ज से बाहर निकालने के लिए था, सभी को सपोर्ट करने के लिए था, और ये देखकर सभी ने उसको सपोर्ट किया है, हर एक बंदे ने यहां पे सपोर्ट किया है, ठीक है। अब ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो सवाल उठता है कि क्या ये इवेंट सक्सेसफुल था, क्या ये इवेंट फेल हो गया? नो भाई नो, ठीक है, मैक्सिमम क्या तकरीबन सभी ने ही बोला है कि ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल था, यूएस नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हमारा डिक्लेरेशन जो हमने चाहा था वो सब कुछ पूरा हो गया ना भाई। तो ग्लोबल लेवल पे इस इवेंट को बहुत बड़ा सक्सेसफुल माना जा रहा है, बजाय इसके कि यूएस नहीं आया। एक जियोपॉलिटिकल क्रैक दिखाई दे रहा है,
फिर भी यहां पे बोल दिया गया कि नहीं भाई, बहुत ही बढ़िया यहां पे इस इवेंट को कंडक्ट किया है साउथ अफ्रीका ने। अब इंडिया का रिएक्शन क्या रहा? इंडिया काय के लिए चुप बैठेगा भाई साहब? मोदी साहब हैं, ठीक है, मोदी साहब हैं, ठीक है, इनको सपोर्ट प्राप्त है हमारे इंडिया के बहुत बड़े बड़े दिग्गजों का, ठीक है। तो उनका क्या रिएक्शन है देखिए। इंडिया ने साहब बोला, भैया देखो हम तो बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। और हाँ, बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आधा यूएसए की तरफ हो जाएंगे और आधा हम लोग आपका साउथ अफ्रीका की तरफ हो जाएंगे। सर, जो बढ़िया है हम वही करेंगे, समझिए इस बात को, ठीक है। जो न्यायपूर्ण है, जो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, गरीब देशों के लिए अच्छा है, हम वही करेंगे। यानी कि हम न्यूट्रल होने का मतलब सही का साथ देंगे, ये नहीं कि हम आधा आधा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका के सारे एफर्ट्स को सपोर्ट किया है पूरी तरीके से। इंडिया ने बोला भाई बिल्कुल सही जा रहे हो आप साहब, रामाफोसा साहब बिल्कुल सही जा रहे हो। ये इंसान ट्रंप तो वैसे भी पागल हो गया, जब से सत्ता में आया पता नहीं क्या क्या किए जा रहा है। इसकी बात मानेंगे ना तो पूरी दुनिया में तबाही ला देगा, ये न्यूक्लियर वॉर छिड़वा देगा ये। मैं आपके साथ हूं सर रामाफोसा साहब साहब, बिल्कुल। तो इंडिया ने यहां पे क्या किया है? सपोर्ट किया है। और जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं ट्रंप के द्वारा, सबको खारिज कर दिया है। बोले ना, हम नहीं मानते तुम्हारी चीजों को, ठीक है। ग्लोबल इश्यूज है भाई, जो भी प्रायोरिटीज थी साउथ, ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज थी, ठीक है। G20 के प्रोसेस में जो भी डिस्कशन डिबेट किया गया, उन सबको इंडिया ने यहां पे सपोर्ट किया, यानी कि खास तौर पे साउथ अफ्रीका को यहां पे सपोर्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। मोदी साहब खुद पहुंचे और मोदी साहब का जो स्वागत किया गया इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन जो आपका वेशभूषा पहने हुए उनके लोगों ने स्वागत किया, ढोल नगाड़ों का स्वागत किया। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ, इंडिया और साउथ अफ्रीका का रिलेशन भी काफी ज्यादा अच्छा रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन की बात की जाए, ठीक है, तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, ठीक है, एक मल्टीलेटरल क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे बैक द ज्वाइंट डिक्लेरेशन सीइंग इट एज द एसेंशियल फॉर मल्टीलेटरल क्रेडिबिलिटी। यहाँ पे देखो मल्टीलेटरल की बात करें ना तो जो हमारे मोदी साहब ने, उन्होंने बोला कि भैया देखो एक मल्टीलेटरल क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जो हम लोगों ने डिसीजन लिया है G20 में वो बिल्कुल सही है, साउथ अफ्रीका ने जो बोला बिल्कुल सही है। लेकिन अब साउथ अफ्रीका की हेल्प करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सभी को सामने आना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे सजेशंस भी यहाँ पे इंडिया ने दिए हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि सर इतना सब कुछ हो गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और ये समिट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, एक बार छोटे तरीके से आप बता दीजिए ना सर। ठीक है, तो देखिए छोटे तरीके से बताया जाए तो पहली बार G20 अफ्रीका में हुआ, पहली बार यूएस जो था वो एब्सेंट हुआ, पहली बार जो ये जॉइंट डिक्लेरेशन था पहले ही दिन हो गया, हर बार आखिरी दिन होता था, पहली बार जो गैवल हैंडओवर सेरेमनी है जो कि अथॉरिटी प्रेजेंट जो आपका प्रेसिडेंट है आने वाले प्रेसिडेंट को देता है, वो पहली बार डिले किया गया, पहली बार कैंसिल किया गया, और पहली बार ग्लोबल साउथ के एजेंडा को नॉमिनेट किया गया। ग्लोबल साउथ के एजेंडा को, गरीबी को, भूखमरी को, डेट क्राइसिस को, जॉब को, अपॉर्चुनिटीज को, गरीब देशों को ऊपर उठाने की, इन सारे मुद्दों पर पहली बार बात की गई, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ देख करके जो बेचारे गरीब देश थे उन्होंने साफ बोला, ओह थैंक गॉड, पहली बार किसी ने तो हमारी बात की, किसी ने तो हमारी बातों को सुना, किसी ने तो हमारा दर्द समझा, किसी ने तो हमारे दर्द में झांक के देखा। यहां पे पहली बार ऐसा हुआ है साहब, वरना G20 जो पूरा पूरा समिट होती है उसमें हमेशा अमीर देशों का बोलबाला रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ऑक्सफैम है, ऑक्सफैम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब देशों के लिए काम करती है, उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि भैया पहली बार इनइक्वालिटी पे बात हुई है, पहली बार गरीब देशों की बात हुई है, और पहली बार यहां पे इंक्लूजन की बात की गई, सबको साथ लेकर के चलने की बात की गई है। ऑक्सफैम जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा स्टेटमेंट दिया भाई साहब। तो मैं ये मानता हूं कि अभी तक G20 के जितने भी समिट्स हुए हैं, सारे समिट्स में जो सबसे सक्सेसफुल समिट रहा है वो यही रहा है, क्योंकि पहली बार गरीबों का मुद्दा यहां पे उठाया गया है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा, आपको पूरा मैंने एक डिटेल दे दिया है कि कहां से शुरू हुआ है कॉन्फ्लिक्ट और कहां पे खत्म हुआ और क्या क्या कंक्लूजन निकला है। इसी तरीके से और भी सेशंस में आपके लिए अलग अलग मुद्दों पर लेके आता रहूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, वो जो नीचे जो क्या बोलते हैं, जो अरे यार वो बटन, जो घंटी वाला बटन, वो दबा देना, ठीक है, ताकि जो भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंच जाए। मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।